ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एनसीईआरटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य और प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार दुबे और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन की विशेष भूमिका है। उसने भारत में एक नई तरह के आंदोलन का सूत्रपात तो किया ही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में युवा नेतृत्व को एक तरह से बढ़ावा भी दिया। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस आंदोलन के बाद ही अंग्रेजों को लगा कि अब भारत में राज कर पाना उनके लिए मुश्किल है, और इसके बाद ही उन्होंने भारत छोड़ने की तैयारियां शुरू की। ठीक 5 साल बाद उन्होंने भारत को आजाद कर दिया। प्रमोद दुबे जी ये जानना चाहेंगे कि आज के दौर में भारत छोड़ो आंदोलन को किस तरह से याद किया जाए। आरंभ में ही कुछ ऐसी घटनाएं हैं, एक तरह से कहा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रेरक तत्व, जिस हथकंडे को ब्रिटिश सरकार भारत में गुलामी कायम रखने के लिए इस्तेमाल कर रही थी, वह अब यहाँ तक उतर आया था कि देश का विभाजन करो और तुम यहाँ से जाओ। वो मुस्लिम लीग की भूमिका थी। उसके साथ जो साम्यवादी थे उनका भी चरित्र देखना चाहिए। साम्यवादी ताकतें यह कर रही थी कि वो रूस के साथ रहेंगी और ब्रिटिश सरकार का विरोध, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं करेगी और मुस्लिम लीग का समर्थन करेगी। दोहरी भूमिका हो गई। साम्राज्यवादी ताकतों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे साम्राज्यवाद को भारत पर लादने का प्रयास कर रहे हैं। ये तत्व आज भी सक्रिय हैं आपके इस राष्ट्रीय अस्मिता के साथ, तो इसलिए मैंने चिन्हित किया। इसमें 8 मई 1942 को जब गांधी का भाषण हो रहा है, उनके स्वर में जो 1940 में सविनय अवज्ञा की बात है, अहिंसक राजनीति की बात है, आंदोलन की बात है, जिसके प्रथम प्रहरी के रूप में विनोबा भावे जी सामने आए, उसके प्रति निराशा है और वो क्रांतिकारियों की भाषा बोल रहे हैं। ठीक 9 अगस्त का वही दिन चुनते हैं जिन्हें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जितने क्रांतिकारी लोग थे, काकोरी कांड के लक्ष्य में याद करते हैं। यूथ को जोड़ना था, युवा शक्ति को उन्हें जोड़ना था, और निश्चित रूप से ये गरम दल और नरम दल के रूप में जो विभाजित होकर राष्ट्रीय आंदोलन चला आ रहा था, उसने यह अनुभव किया कि अंग्रेजों की बर्बरता के खिलाफ युवा शक्ति का संगठन जरूरी है, उसका आंदोलन में आगे आना आवश्यक है। ये अद्भुत प्रसंग है जहां एक अहिंसक राजनीति का नेता, नेतृत्व करने वाला महात्मा गांधी यूथ के साथ, युवा शक्ति के साथ जुड़ना चाहता है। उस भाषण के बाद, यानी 8 मई 1942 के भाषण के बाद इन लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है और वह पूरा यह आंदोलन युवाओं के नेतृत्व में चला जाता है। जितने पुराने नेता थे वह गिरफ्तार हो जाते हैं। जयप्रकाश, लोहिया आदि जो समाजवादी आंदोलन के लोग हैं, और पूरा यह आंदोलन छात्र आंदोलन के रूप में खड़ा हो जाता है। और जो सक्रिय भूमिका में देश के जो युवा हैं वह आजादी की इस लड़ाई से जुड़ जाते हैं और उनके स्वभाव से मिलता जुलता आंदोलन है। इसलिए गांव-गांव में और हर उन अंग्रेजी व्यवस्था है, उन सब के खिलाफ, चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे रेलवे हो, चाहे ऑफिसेज हो, चाहे थाना हो, उसमें आगजनी होती है और उनकी एक विद्रोही, एक तरह से अस्वीकार चारों तरफ फैलता है। वही नेतृत्व आगे चलकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम के बाद एक क्रांतिकारी चेतना के रूप में सामने आई है। तो मुझे एक चीज याद आती है, हालांकि भारतीय इतिहास में इसका जिक्र बहुत कम होता है। गांधी जी जब गिरफ्तार किए गए और जब जा रहे थे तो उन्होंने लोगों को संदेश दिया था, करो या मरो, जिसे हम अंग्रेजी में जानते हैं डू और डाई के नाम से। लाल बहादुर शास्त्री ने इस बारे में एक संशोधन किया था। मैं याद दिलाना चाहता हूँ अपने श्रोताओं को, और भारतीय इतिहास में इसका जिक्र बहुत कम होता है। उन्होंने इस नारे में एक संशोधन किया, वो संशोधन था मरो मत मारो। और शायद यही वजह है कि आप देखेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार और बंगाल का जो इलाका है, स्वाधीनता आंदोलन गांव-गांव में फैल जाता है और इतिहास भी रचा गया जैसा कि बलिया को आजादी मिली। इसमें जो है गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा सबको जोड़िए,
पूरे उत्तर भारत में इस आंदोलन की अभिव्यक्ति हो रही है। दूसरी एक विशेषता इस आंदोलन में गांधी जी ने ये कहा था कि व्यक्ति व्यक्ति अपने को स्वाधीन समझे, ये जेल जाने से काम नहीं चलेगा, व्यक्ति व्यक्ति अपने को स्वाधीन मान ले। अब ये व्यष्टि स्वतंत्रता की बात सबसे पहले इस आंदोलन में उत्पन्न हुआ था, जो एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत आधार है। मुझे लगता है कि इस आंदोलन से ही उत्प्रेरित हुआ वो व्यक्ति की अवधारणा, व्यक्ति को इकाई मानना। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी बुद्ध कहते हैं कि वन सत्य नहीं है, सत्य है वृक्ष। व्यक्ति अगर स्वाधीन है तो राष्ट्र स्वाधीन होगा, व्यक्ति की स्वाधीनता। अब इसकी एक बड़ी प्रासंगिकता यह है कि उपभोक्तावादी आधुनिक समाज के भीतर व्यक्ति की अस्मिता सर्वाधिक पराधीन हुई है और व्यक्ति की स्वाधीनता इस जनतंत्र में अपनी अभिव्यक्ति के लिए संघर्षरत है। राजनीतिक व्यवस्था हो, शैक्षिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, क्योंकि अर्थ की गुलामी बढ़ी है, इसमें व्यक्ति की स्वाधीनता घटी हुई है। तो ये आप जब अपने देश के 75वें स्वाधीनता के उपलक्ष्य में एक नई चेतना, नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे तो व्यक्ति की स्वाधीनता और राष्ट्रीय दायित्व, चाहे अपने जीवन के दायित्व में परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व और पूरे इस कायनात, पूरी सृष्टि के प्रति आप दायित्व पूर्ण कार्य करेंगे, तभी वह स्वाधीनता मुखर होगी। यह एक सुनिश्चित रूप से व्यक्ति स्वाधीनता का मतलब नए ढंग से, माने व्यष्टि, समष्टि, परमेष्टि में आपकी आत्मचेतना की स्वतंत्रता होगी। इसकी कल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के यहाँ पर्याप्त रूप से प्राप्त होता है। उस स्वाधीनता को आने वाले समय में व्यक्ति की स्वतंत्र चेतना के लिए आधार बनाया गया, तो सुनिश्चित रूप से जानिए कि भारत का कायाकल्प हो जाएगा। संविधान की इकाई व्यक्ति है, हम मानते भी हैं, जानते भी हैं और इसको स्वीकार भी किया है। और ये व्यक्ति की स्वतंत्रता से समष्टि की स्वतंत्रता की ओर बढ़ना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। आप एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बलिया, महाराष्ट्र में सतारा, पश्चिम बंगाल में मेदिनी, ये 42 के आंदोलन की ही देन है कि 1942 में ही आजाद हो गए थे, उन्होंने अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंका था। इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, 1857 में कुछ बातें ऐसी हैं जो इतिहास के पन्नों में अभी भी छुटी हुई है। मंगल पांडे ही केवल फांसी पर नहीं चढ़े, केवल शहादत नहीं दिए, उसके बाद जो हिंसा हुई, जो दमन हुआ, वह बहुत भयानक है। तो ये सोचना चाहिए कि ये वो बलिया है जहाँ दोनों तरफ नदियां हैं और लोग वहाँ के अन्न, जल, सामान्य आहार विहार से स्वस्थ और ताकतवर, शक्तिशाली, स्वाधीन रहते हैं। तो ये जो सब जो स्मृतियां हैं, वह किसी भी बाह्य शक्ति को स्वीकार नहीं करती। एक ही मैं उदाहरण देता हूँ, चूंकि केंद्र में मंगल पांडे हैं उसमें और वो बलिया के हैं, इसलिए स्वाधीनता की जो आग है वह क्यों बलिया को स्वतंत्र करने में अग्रसर हुई, क्यों चित्तू पांडे नाम के एक उस समय के बड़े समर्थ नेतृत्व ने बलिया को स्वाधीन बनाया। और वह स्वाधीनता एक तरह से देखिए 42, उसके बाद 43 है। 43 में आजाद हिंद फौज सामने आती है। आजादी की लड़ाई कभी सोई नहीं, वह निरंतर मान रही। और वो कहाँ कहाँ रही? जहाँ जहाँ तपस्या का क्षेत्र था। सामान्य अन्न दाना खाकर लोग स्वाधीन रहना चाहते थे, ये गंगा के क्षेत्र में आपको मिलेगा। इसी तरह से संत भूमि क्यों महत्वपूर्ण है? वो संप्रदाय नहीं है, वस्तुतः वह राष्ट्र है और वह इस देश की आध्यात्मिक चेतना है। उस आध्यात्मिक चेतना का दमन असंभव है और वही भारत के राष्ट्र का मूल आधार। डॉक्टर प्रमोद द्विवेदी चर्चा में आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एनसीईआरटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य और प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार दुबे और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।